दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इनकी आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 134(1) है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर कार्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के
उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? तो यह था बाद केशवानंद भारतीवाद केरल, जो कि 1973 में आया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यह अनुच्छेद 137 है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो यह मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद की चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत किया गया है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति J.K.G. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो यह अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से किसे परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो यह अनुच्छेद 32 है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1,
संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 132 में किया गया है। नंबर 2, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 133 में किया गया है। नंबर 3, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 134 में किया गया है। और नंबर 4, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 136 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के कम से कम उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, तो 10 वर्ष तक उसको वकालत करनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो यह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से संसद का ये चैप्टर पूरा होता हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।